फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल अकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम अपनी क्लास 12 की हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है इंडिया वाली, उसका चैप्टर 6 होता है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया था और उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे इस चैप्टर के वो भी बताया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने आगे वाले जो चैप्टर्स हैं, आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम जो अपना पहला टॉपिक जो है बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी, उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमको पढ़ना जो होता है वो ये है कि जो 1975 के अंदर जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी, वो इमरजेंसी जो था आखिर लगाई क्यों गई, ठीक है, उसके रीजंस क्या थे, उन रीजंस को हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। इस टॉपिक के अंदर हमको 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके रीजंस को डिस्कस करना है कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है इमरजेंसी को लगाने के पीछे, 1975 की इमरजेंसी को लगाने के पीछे, वो था इकोनॉमिकल क्राइसिस। एक एक करके हम सारे रीजंस को अच्छे से देखेंगे। प्लीज बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से धैर्य से होकर के पढ़िएगा। सबसे पहला रीजन था इमरजेंसी को लगाने का, वो था इकोनॉमिकल क्राइसिस। ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या होता है अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप जो होता है वो 1970 के आसपास हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, जैसे 1947 से लेकर के हमारे देश ने जब इकोनॉमिक ग्रोथ को जब हमने शुरू किया था, ठीक है, हमने अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करना जब शुरू किया था 1947 के बाद, तो उस समय भी हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए प्लान्ड इकोनॉमिक का मॉडल जो था अपनाया था, अगर आपको याद हो, मिक्स इकोनॉमिक का मॉडल। लेकिन हमने ये भी साथ साथ में देखा था कि जो इकोनॉमिक मॉडल हमने अपनाया था अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, वो बहुत ही बड़े लेवल पे था सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, जो प्लान्ड इकोनॉमिक का मॉडल हमने अडॉप्ट किया था उससे कोई बहुत बड़ी सफलता थी हमारे इकोनॉमी को हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ में हमको कोई हासिल नहीं हुई थी। उसके साथ साथ आपने देखा कि 1947-48 में युद्ध हो जाता है, जिसके वजह से हमारे देश की जो पैसे होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, वो युद्ध में स्पेंड हो जाते हैं बजाय सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के। उसके बाद फिर आपने देखा था कि मानसून फेलियर होता है बहुत बार, ठीक है, जिसके वजह से हमको ग्रीन रेवोल्यूशन क्रांति लानी पड़ी। फिर उसके बाद 65 में फिर से युद्ध होता है और इस युद्ध की वजह से फिर से हमारे देश के जो रिसोर्सेस होते हैं वो वॉर में चले जाते हैं बजाय सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के। तो कुल मिलाकर के आप यहां से कह सकते हैं कि 1970 से पहले, 1970 से पहले भी हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कोई खास नहीं थी। ठीक है, कोई बहुत अच्छी जो थी हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी। और फिर आपने देखा कि 1971 का चुनाव आता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये आपको जरूरी है कि 1970 से पहले भी हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर आपने देखा कि 1971 का चुनाव आता है, इसमें इंदिरा गांधी जी ने जो था लोगों के लिए जो था एक बहुत ही पॉजिटिव स्लोगन दिया था। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव स्लोगन दिया था और वो पॉजिटिव स्लोगन आप सबको पता भी होगा, और वो था गरीबी हटाओ का। इंदिरा गांधी जी ने 1971 के इलेक्शन में गरीबी हटाओ का जो था नारा दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने 1971 के चुनाव को जीत भी लिया। और ये नारा देने के साथ साथ जो था इंदिरा गांधी जी ने प्रॉमिस भी जो था एक तरीके से किया था हमारे देश के जो बैकवर्ड, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आदिवासी वगैरह, महिलाएं वगैरह, एसटी एससी, इन सबसे उन्होंने जो था वादा भी किया था कि जब वो चुनाव में आएंगी, ठीक है, सॉरी, सरकार में जो था जब वो आएंगी तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलबींग के लिए जो था वो काम करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, 1971 के बाद जो है, इससे पहले भी जो था हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, और 1971 के बाद भी हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन जो है, ठीक है, जो हमारे देश की जो इकोनॉमिकल और जो सोशल कंडीशन है, ये दोनों के दोनों जो है 1971 के बाद भी इसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार जो होता है वो नहीं आता है। और इसके साथ साथ 1971 के बाद हमारे देश की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन जो है वो और ज्यादा बेकार हो जाती है। ठीक है, 1971 से पहले भी जो होता है और ज्यादा बेकार हो जाती है बजाय उसमें सुधार आने के। ठीक है, तो अब ये हमारे देश की जो इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन थी, ठीक है, ये और ज्यादा बेकार क्यों हो जाती है, 1971 के बाद हमारे देश में इकोनॉमिकल क्राइसिस क्यों आती है, आखिर क्यों हमारे देश की इकोनॉमी जो होती है वो 1970 के बाद क्राइसिस में चली जाती है, इसके रीजन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला तो एक बैकग्राउंड आप ध्यान रखिए कि 1970 के पहले भी हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद अगर आपको याद हो तो 1971 में आपको पता भी है कि 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस होता है। ठीक है, सबसे पहला कारण था बांग्लादेश क्राइसिस। ठीक है, बांग्लादेश क्राइसिस होता है। इस बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से क्या होता है
जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मीज थी उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी, तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो होता है वो इंडिया की तरफ भागते हैं, ठीक है। और इस बांग्लादेश की क्राइसिस की वजह से लगभग 80 लाख जो है, लगभग 80 लाख उस समय के ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के लोग जो होते हैं वो भारत में भाग करके आते हैं, ठीक है। लगभग 80 लाख लोग जो होता है भारत में भाग करके आते हैं। अब जब 80 लाख लोग जो होता है भारत में भाग करके आते हैं, भारत में जो होता है रहने लगते हैं एक रेफ्यूजी के रूप में, एक माइग्रेंट के रूप में, तो इनको रहने की देखभाल करना, ठीक है, इनको खाना पीना जो होता है खिलाना, ये सारी जिम्मेदारी हमारे देश के ऊपर आ जाती है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, हमारे देश की जो इकोनॉमी होती है, हमारे देश की जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन जो होता है पड़ रहा था। एक तो वैसे हमारे देश की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छा नहीं थी और ऊपर से 80 लाख लोग आ गए, अब इनको खाना खिलाना, इनको रहने की, इनकी देखभाल करना, सारी जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर आ गई, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा जो था बर्डन आ गया, बहुत बड़ा बोझ आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध होता है 1971 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध होता है। उस युद्ध में हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज थे, जो पैसे थे, जो थोड़े बहुत पैसे थे, वो सब भी जो था हमने पैसे उठा करके इस वॉर में जो था खर्च कर दिए, बजाय सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, हमारे देश की इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा डूब गई, ठीक है। एक तो पैसे इतने ज्यादा हमारे पास थे नहीं, और जो थे उसको हमने युद्ध में लगा दिया। एक तो ये हो जाता है पहला कारण जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमिक क्राइसिस में जाती है। अगर हम इसमें दूसरे कारण की की बात करें तो इसमें दूसरा कारण आता है कि 1973 के आसपास, ठीक है, लगभग 1973 के आसपास जो इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल के प्राइसेस होते हैं, ठीक है, जो कच्चा तेल होता है, ठीक है, पेट्रोल वगैरह जो सब होते हैं, ठीक है, जो कच्चा तेल होता है इसके प्राइसेस काफी ज्यादा होता है बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस होते हैं वो काफी ज्यादा जो होता है बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा हाई इन्फ्लेशन कंडीशन आ जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगाई जो है हमारे देश के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। आप सबको पता है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे देश के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी के दाम जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी चीजें हमारे देश के अंदर मिलती है उन सबके दाम जो होता है बढ़ जाते हैं, ठीक है। महंगाई जो होती है बहुत ज्यादा जो हो जाती है, ठीक है, तो लोग जो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये महंगाई जो होती है लगभग 1973 में 23% जो होता है बढ़ती है, और 1974 में जो होती है 30% जो होती है महंगाई जो होती है बढ़ जाती है हमारे देश के अंदर। इसके साथ साथ लोग जो थे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस महंगाई की वजह से। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ये भी जो होता है बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लो क्यों हो जाता है, क्योंकि 1973 के आसपास हमारे देश के अंदर मॉनसून फेलियर होता है। मॉनसून फेलियर होने की वजह से क्या होता है, जब मॉनसून फेल होता है, मॉनसून के फेल होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, ठीक है, जो अनाज का उत्पादन होता है हमारे देश के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, ये भी पूरी तरीके से लो हो जाता है। और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो हो जाता है तो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल मिलना जो होता है वो बंद हो जाता है, वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो भी डाउन हो जाता है। तो इन सारे कारणों की वजह से हमारे देश के अंदर, ठीक है, इवन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था ये लगभग 8% तक जो था गिर जाता है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो अनाज का प्रोडक्शन होता है हमारे देश के अंदर, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग 8% जो होता है वो गिर जाता है। तो इसके इन सारे कारणों की वजह से जो था चारों तरफ हमारे देश के अंदर जो है, चारों तरफ हमारे देश के अंदर जो है पहली चीज तो इन्फ्लेशन फैली होती है, बहुत ज्यादा महंगाई जो फैली होती है, फूड शॉर्टेज आ जाता है, ठीक है, ये फूड शॉर्टेज आ जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने की वजह से। चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो फैल जाती है, बेरोजगारी काफी ज्यादा जो है हमारे देश के अंदर फैल जाती है। इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है, हमारे देश के लोग काफी ज्यादा जो है परेशान हो जाते हैं, और वह सभी जो होते हैं जो कांग्रेस सरकार होती है, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी जो होती है, इंदिरा गांधी जी पावर में होती हैं, तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो होता है लोग काफी ज्यादा जो होता है वो डिससेटिस्फाइड भी होते हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के हमारे देश के लोग जो होता है वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड भी होते हैं। अब आप आगे चल करके जो है पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे चल करके कि जो इंदिरा गांधी जी जो थी, ठीक है, उन्होंने वैसे तो इमरजेंसी बहुत सारे कारणों की वजह से लगाई थी, कोई एक कारण नहीं थे, लेकिन उन बहुत सारे कारणों में जो एक कारण उन्होंने बताया था इमरजेंसी को लगाने के पीछे, वो ये था कि इंदिरा गांधी जी ने जो था इमरजेंसी लगाई थी ताकि ये इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे देश के अंदर फैली हुई थी इसको वो हटा सके, और हमारे देश की जो इकोनॉमी जो थी इसकी जो ग्रोथ जो थी उसको बढ़ा सके, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने जो था कहा था कि हमने
इमरजेंसी जो होता है इसलिए लगाई है ताकि हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस फैली हुई है हम इसको होता है रोक सकें और हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको हम दोबारा से पटरी पे ला सकें, उसको हम दोबारा ग्रो करा सकें, जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर फैला हुआ है उसको खत्म कर सकें, जो फूड शॉर्टेज हमारे देश के अंदर फैला हुआ है उसको खत्म कर सकें। इसके लिए जो होता है हमने इमरजेंसी लगाई है। तो पहला कारण जो होता है वो ये हो गया। अब हम जो होता है डिस्कस करेंगे दूसरे कारण की, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे कारण के बारे में होता डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बिहार और गुजरात मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरा कारण जो था इमरजेंसी लगाने के पीछे वो था बिहार एंड गुजरात मूवमेंट, ठीक है। ये जो बिहार और गुजरात मूवमेंट हुआ था 1974 के अंदर, इसने भी जो था इमरजेंसी को लगाने के पीछे जो था काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले किया था। एक एक करके जो था हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो था हम डिस्कस करेंगे गुजरात मूवमेंट के बारे में, ठीक है। गुजरात मूवमेंट जो था क्या हुआ था, देखिए जनवरी 1974 के अंदर, ठीक है। जनवरी 1974 के अंदर क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया मैं वही सारी बातें बताऊंगा आपको। देखिए जनवरी 1974 के अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं गुजरात के अंदर, वो सब जो थे, जो गुजरात के अंदर जो सरकार होती है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है, चिमन भाई पटेल की सरकार होती है। तो जो गुजरात के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने जनवरी 1974 के अंदर कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी उस समय, गुजरात के अंदर सरकार जो होती है वो कांग्रेस की होती है, ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ जो स्टूडेंट थे उन्होंने जनवरी 1974 के अंदर जो था प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्ट जो था उन्होंने इस इन्फ्लेशन कंडीशन की वजह से किया था, ठीक है। जो कमोडिटीज थे उनकी जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसके वजह से क्या था, ठीक है। करप्शन के खिलाफ जो था क्या था, ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। फूड शॉर्टेज काफी ज्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा जो थी बढ़ गई थी। इन सारे कारणों की वजह से जो स्टूडेंट्स थे गुजरात के, उन्होंने जनवरी 1974 के अंदर गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ जो था प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब स्टूडेंट ने जो था गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ जो था प्रोटेस्ट किया, तब इनको जो उस समय की अपोजिशन पार्टीज जो थी उन्होंने फायदा उठाया। अपोजिशन पार्टीज ने भी जो था गुजरात के ये जो स्टूडेंट थे इनके साथ हाथ मिलाया और स्टूडेंट के साथ साथ जो अपोजिशन पार्टी जो थे उन्होंने भी जो था प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ। अब जब स्टूडेंट्स और अपोजिशन पार्टीज दोनों मिलकर के जो था गुजरात के गवर्नमेंट के खिलाफ जो था प्रोटेस्ट करने लग गए, तो इसके वजह से क्या हुआ, जो ये जो प्रोटेस्ट था वो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, ठीक है। जो प्रोटेस्ट जो था जिसको अभी तक स्टूडेंट्स चला रहे थे, जब उसको अपोजिशन पार्टीज ने भी ज्वाइन कर लिया तो ये प्रोटेस्ट जो था काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, काफी ज्यादा जो था ये वाइड स्प्रेड हो गया, काफी ज्यादा जो था ठीक है फैल गया गुजरात के अंदर ये मूवमेंट, ठीक है। और ये जो गुजरात के अंदर ये जो मूवमेंट चला था, ठीक है, गुजरात के अंदर जो मूवमेंट चला था इसको हम नवनिर्माण आंदोलन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा है, इसको हम नवनिर्माण आंदोलन कहते हैं या फिर नवनिर्माण मूवमेंट जो होता है इसको हम कहते हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स थे इनकी जो थी कुछ डिमांड होती है, ठीक है। इनकी जो डिमांड होती है वो ये होती है कि जो गुजरात की जो गवर्नमेंट है, गुजरात की जो गवर्नमेंट है, चिमन भाई पटेल की जो सरकार है उसको आप डिसॉल्व कीजिए, ठीक है, उसको आप जो है डिसॉल्व कीजिए, ठीक है। चिमन भाई पटेल की जो सरकार है उसको गिराने की जो है मांग करते हैं स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ अपोजिशन पार्टी के लोग, ठीक है। तंग आकर के जो इंदिरा गांधी जी जो होती हैं वो गुजरात की जो सरकार होती है उसको भंग करवा देती है, ठीक है। गुजरात की जो सरकार होती है इसको भंग करवाया जाता है और यहाँ पे फाइनली प्रेसिडेंशियल रूल जो होता है लग जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल 356 आपको अगर याद हो इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हमने देखा था। चिमन भाई पटेल की जो सरकार होती है, ठीक है, कांग्रेस की जो सरकार होती है गुजरात के अंदर उसको गिरा दिया जाता है और वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल जो होता है लग जाता है। प्रेसिडेंशियल रूल के लगने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज जो होता है वो डिमांड करती हैं कि आप ये फ्रेश इलेक्शन यहाँ पे कराइए, ठीक है। आपने यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया है इस प्रेसिडेंशियल रूल को हटाइए, ठीक है, राष्ट्रपति शासन को यहाँ से हटाइए और आप यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन जो होता है कराइए, ठीक है, दोबारा से यहाँ पे इलेक्शन करवाइए, ठीक है। शुरू में तो क्या होता है, सरकार जो होती है वो नहीं मांगती है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट होती है जो सेंटर पे होती है वो नहीं मानती है, लेकिन फिर क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी के एक लीडर होता है जिनका नाम होता है मोरारजी देसाई, ठीक है, आपने जानते भी होंगे इनको, मोरारजी देसाई जी, ठीक है, जो कि उस समय कांग्रेस ओ के लीडर होते हैं, ठीक है, कांग्रेस ओ के लीडर होते हैं। ये जो होता है अनाउंस कर देते हैं कि अगर सरकार ने जो होता है गुजरात के अंदर फ्रेश इलेक्शन जो होता है नहीं कराए तो मैं इनडेफिनेट फास्ट के ऊपर होता जाऊंगा, ठीक है, इनडेफिनेट फास्ट के ऊपर जाऊंगा, मतलब कि मैं तब तक जो होता है उपवास रखूंगा जब तक मैं खत्म नहीं हो जाऊंगा, ठीक है, अपने जीवित रहने तक जो होता है वो प्रोटेस्ट करूंगा। अब जैसे जैसे क्या होता है सरकार के ऊपर, एक तरफ आप देखिए स्टूडेंट्स का जो होता है प्रोटेस्ट होता है लगातार
चल रहा है, जिसके वजह से जो गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर के ऊपर इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा प्रेशराइज हो रही है, ठीक है, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की वजह से प्रेशर आ रहा है, अपोजिशन पार्टी जो है ये भी प्रेशर जो डाल रही है, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के जो गुजरात के लोग होते हैं वो भी सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये इतने ज्यादा चारों तरफ से जो है प्रेशर पड़ रहा होता है, ठीक है, स्टूडेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, और अपोजिशन पार्टीज होती हैं, इन सबके प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, जो इंदिरा गांधी जी जो होती हैं वो इलेक्शन की घोषणा कर देती हैं, ठीक है, यहाँ पे होता है, कह देते हैं कि ठीक है हम फ्रेश इलेक्शन होता है यहाँ पे करवाते हैं, और जून 1975 के अंदर होता है यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस पार्टी होती है उसको हार का सामना करना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी जो होता है इस इलेक्शन में हार जाती है। पहला कारण तो जो था ये होता, ठीक है, गुजरात मूवमेंट के बारे में आपने जो था देख लिया। अब दूसरा जो था हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार मूवमेंट के बारे में, बिहार मूवमेंट के बारे में जो था डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गुजरात मूवमेंट जो था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बिहार मूवमेंट के बारे में, ठीक है। गुजरात मूवमेंट को होता है नव निर्माण आंदोलन कहते हैं, और बिहार मूवमेंट को क्या कहते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो गुजरात मूवमेंट जनवरी 1974 के अंदर चला था, उसी मूवमेंट से इंस्पिरेशन लेकर के, ठीक है, उस मूवमेंट से प्रभावित होकर के बिहार के अंदर जो स्टूडेंट्स थे, इन्होंने भी जो था अपनी जो बिहार गवर्नमेंट थी, ठीक है, जहां पे कांग्रेस का ही रूल था, बिहार के अंदर भी उस समय कांग्रेस पार्टी का ही रूल था, तो बिहार के अंदर भी जो था जो स्टूडेंट थे, उन्होंने गुजरात के जो स्टूडेंट थे, जो उन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया था, उससे प्रभावित होकर के, उससे इंस्पिरेशन लेकर के जो बिहार के मूवमेंट, बिहार के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने भी बिहार के गवर्नमेंट के खिलाफ जो था प्रोटेस्ट जो था वो छेड़ दिया। और इस प्रोटेस्ट का कारण जो था वो सेम था, ठीक है, वही इन्फ्लेशन कंडीशन, ठीक है, प्राइसेस काफी ज्यादा जो थे कमोडिटीज के बढ़ रहे थे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और आप कह सकते हो फूड शॉर्टेज की वजह से, वही सारे कारण थे। इन सारे कारणों की वजह से जो बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने भी जो था बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ जो था प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब स्टूडेंट जो था वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स ने अपनी जो प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे होते हैं, उसके लीडरशिप के लिए जो होता है, उस समय हमारे देश के एक बहुत ही बड़े लीडर होते हैं जिनका नाम होता है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिनका जो है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर था, भारत की आजादी में भी जो था इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने अपने मूवमेंट का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी को जो था इन्वाइट किया, ठीक है, इनको इन्वाइट किया गया कि आप आइए और हमारा जो ये मूवमेंट जो हम बिहार सरकार के खिलाफ कर रहे हैं उसको लीडरशिप दीजिए, ठीक है, उसको उसका नेतृत्व जो था आप संभालिए। जयप्रकाश नारायण जो था, इन्होंने 1955 के बाद, ठीक है, 1955 के बाद जो था इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया था, ठीक है, और ये सोशल वर्क के अंदर जो था लग गए थे। लेकिन जब इनको स्टूडेंट्स जो था बुलाते हैं, तो फिर जो होता है ये स्टूडेंट्स की जो लीडरशिप होती है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो मूवमेंट चला रहे थे, इसके लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी जो होते हैं, वो इस लीडरशिप को एक्सेप्ट करने से पहले दो कंडीशन जो था वो कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि आप मेरी दो शर्तें हैं, तभी मैं आपको जो होता है आपकी जो मूवमेंट है उसको लीड करूंगा। वो दो शर्तें कौन कौन सी होती हैं? पहली शर्त जो जयप्रकाश नारायण जी रखते हैं, वो कहते हैं कि आप ये जो मूवमेंट कर रहे हो ये नॉन वायलेंट होना चाहिए, ठीक है, ये अहिंसा होना चाहिए, अहिंसावादी वाला मूवमेंट होना चाहिए, इसमें आप मारोगे पीटोगे नहीं किसी को, पब्लिक प्रॉपर्टी जो था नहीं जलाओगे, ठीक है, ये हिंसक आंदोलन जो था आप नहीं करोगे। पहली कंडीशन जो थे वो ये थी। दूसरी कंडीशन जो थी, इन्होंने कहा कि ये जो बिहार का मूवमेंट है ये सिर्फ बिहार तक जो था लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे देश के अंदर होता है फैलना चाहिए, ठीक है, ये मूवमेंट पूरे देश के अंदर फैलना चाहिए, सिर्फ बिहार की सीमाओं तक जो था ये सीमित नहीं होना चाहिए। अब जब जयप्रकाश नारायण जी ने जो था इस मूवमेंट को जो था ज्वाइन कर लिया, जयप्रकाश नारायण जी के ज्वाइन करने के बाद ये जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, जो अभी तक एक बिहार मूवमेंट था, ठीक है, जो कि अभी तक बिहार तक सीमित था, लेकिन जब जयप्रकाश नारायण जी ने जो था इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये मूवमेंट जो था वो पूरे देश के अंदर फैल गया, ठीक है, ये मूवमेंट जो था अब एक नेशनल मूवमेंट बन गया था, ठीक है, एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर करके आया था, क्योंकि इसको अब जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेता ने जो था ज्वाइन कर लिया। जयप्रकाश नारायण जी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बहुत सारे पब्लिक, ठीक है, बहुत सारे लोग भी जो था वो जयप्रकाश नारायण जी के ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स के इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। चारों तरफ जो होती है बंद, हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशन सरकार के खिलाफ जो था बिहार के अंदर लगातार जो थे वो चल रही होती हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का जो था कुछ मांगे होती है, ठीक है, जैसे आपने अभी देखा गुजरात के अंदर जो था स्टूडेंट्स कुछ मांग कर रहे थे, ठीक बिल्कुल वैसे ही जयप्रकाश नारायण जी जो कि स्टूडेंट के मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ठीक है, उनका नेतृत्व कर रहे थे, ये मांग करते हैं कि बिहार के अंदर, ठीक है, बिहार के अंदर जो अब बिहार के अंदर देखिए जो सरकार है उस समय अब्दुल गफूर जी जो होता है वहां के सर वो लीडर होते हैं, ठीक है, सीएम होते हैं उस समय, उनकी सरकार को जो था भंग कीजिए,
सेम डिमांड यहाँ पे भी होती है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आप बिहार के अंदर जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, उसको यहाँ पे भंग कीजिए और यहाँ पे दोबारा से इलेक्शन जो होता है वो करवाइए। पहली मांग जो थी वो जयप्रकाश नारायण जी की ये होती है। दूसरी डिमांड जो होता है जो जयप्रकाश नारायण जी ने की थी, वो ये डिमांड करते हैं टोटल रेवोल्यूशन की, ठीक है, संपूर्ण क्रांति की जो डिमांड करते हैं। और बिहार के इस मूवमेंट को हम संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन भी होता कहते हैं। आपके बगल में स्लोगन भी लिखा होगा, संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास अब हमारा है, ये स्लोगन भी आपके उसमें लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। इसको हम संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहते हैं। टोटल रेवोल्यूशन की डिमांड करते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी जो कहते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, सोसाइटी जो है और पॉलिटी जो है, ठीक है, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति, इन तीनों क्षेत्रों में जो होता है जयप्रकाश नारायण जी टोटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि तीनों क्षेत्रों में होता है टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है, क्रांति होनी चाहिए ताकि हम अपने देश की जो डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, जो लोकतंत्र है हमारे देश का, उसको हम दोबारा से रिस्टोर कर सकें। ऐसी डिमांड जो होता है वो जयप्रकाश नारायण जी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और क्या होता है कि लेकिन यहां पे जो इंदिरा गांधी जी जो होती हैं वो झुकने से मना कर देती हैं, ठीक है। देखिए अभी आपने देखा था कि गुजरात के अंदर इंदिरा गांधी जी ने प्रेशर में आकर के जो था वहां की सरकार को रोता भंग कर दिया था, लेकिन इस बार जो होते इंदिरा गांधी जी भंग करने से होता है, जो बिहार की सरकार होती है इसको भंग करने से मना कर देती है, ठीक है। वो कह देती कि नहीं नहीं, हम जो होता है इस बार ये सरकार को रोता अपने भंग नहीं करेंगे, ये सरकार जो होता है वो ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। इनकी ये जो डिमांड थी जयप्रकाश नारायण जी की, इसको ये एक्सेप्ट नहीं करती है। आगे चल करके क्या होता है कि जब जयप्रकाश नारायण जी जो होते हैं अपने इस मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी को बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज का भी होता है समर्थन मिलता है, ठीक है। जितनी भी अपोजिशन पार्टीज होती है जो कांग्रेस के खिलाफ होती हैं, जैसे कि भारतीय जनसंघ था, ठीक है, जैसे कांग्रेस ओ था, इन सब ने फिर से जो था जयप्रकाश नारायण जी को था सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन सब पार्टीज ने मिल करके जयप्रकाश नारायण जी को एक अल्टरनेटिव लीडर के रूप में पेश करना शुरू कर दिया, ठीक है, एक अल्टरनेटिव लीडर के रूप में पेश करना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, ठीक है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाइए, अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जयप्रकाश नारायण जी जो होता है बैठेंगे, ठीक है। एक अल्टरनेटिव लीडर के रूप में पेश करना शुरू कर दिया जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी जी के सामने। इसके साथ साथ क्या होता है, जयप्रकाश नारायण जी जो होता है अपने इस मूवमेंट को बहुत ही बड़े स्तर पर होता है वो ले जाते हैं, ठीक है। जो बिहार का मूवमेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया था, पूरे देश के अंदर होता है मूवमेंट फैल जाता है। जब जयप्रकाश नारायण जी की बात नहीं मानी जाती है, तो जयप्रकाश नारायण जी जो होते हैं दिल्ली के अंदर ही, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही जो होता है पार्लियामेंट के सामने एक रैली भी करते हैं, ठीक है, एक रैली भी जो करते हैं, जो कि अब तक दिल्ली के अंदर हुई सबसे बड़ी जो है रैली रही है, ठीक है। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के सामने जो है करते हैं, तो ये सारे मूवमेंट जो होता है वो चल रहे होते हैं। और इन सब मूवमेंट को, ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो होते हैं बहुत ही अलग नजरिए से देख रही होती हैं, ठीक है। वो अलग नजरिया क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए इंदिरा गांधी जी जो होती हैं इन सारे मूवमेंट को जो था ये स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट के रूप में नहीं देख रही थी, ठीक है। ये लोग अपने अपने राज्य के जो सरकारें जो थी उसके खिलाफ मूवमेंट कर रहे थे, प्रोटेस्ट जो था कर रहे थे, ठीक है, उसके खिलाफ जो था आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी जो थी वो इन सारे मूवमेंट को जो था अपने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हुए मूवमेंट के रूप में नहीं देख रही थी, बल्कि इंदिरा गांधी जी को लग रहा था कि ये सारे के सारे मूवमेंट जो होता है वो पर्सनली मेरे खिलाफ हो रहे हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी जी जो थे उनको लगता था कि ये सारे के सारे मूवमेंट हैं, जो बिहार के अंदर जो संपूर्ण क्रांति का मूवमेंट है, गुजरात के अंदर जो नव निर्माण आंदोलन का जो मूवमेंट है, ये सारे के सारे जो मूवमेंट है वो मेरे खिलाफ हो रहे हैं, मेरे पर्सनल लीडरशिप के खिलाफ हो रहे हैं, ठीक है, मेरे पर्सनल लीडरशिप के खिलाफ हो रहे हैं। और ये सब जो होता है मुझे मेरी सत्ता से जो होता है हटाना चाहते हैं, उखाड़ करके मुझे अलग करना चाहते हैं, मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने जो था 1975 में जो था इमरजेंसी को लगा भी दिया, ठीक है, इमरजेंसी को लगा भी दिया। अब जो होता है हम डिस्कस करने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिहार और गुजरात के मूवमेंट जो होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है, जो आपके बॉक्स में जो लिखा गई है कि बिहार की मूवमेंट चलता है, ठीक है, गुजरात के अंदर मूवमेंट चल रहा होता है, उसी के साथ साथ मई 1974 के अंदर ही हमारे यहाँ पे रेलवे स्ट्राइक भी हो जाती है, ठीक है। जो रेलवे कर्मचारी होते हैं उन सब ने भी जो था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो है जॉर्ज फर्नांडिस की लीडरशिप में, आपसे सवाल पूछेगा कि रेलवे स्ट्राइक जो 1974 के अंदर हुआ था उसके लीडर कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस के लीडरशिप में हमारे देश के जो रेलवे कर्मचारी होते हैं ये भी अपने जो बोनस को लेकर के,
बोनस को लेकर के और दूसरे सर्विस कंडीशन की जो होता है डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो था वो रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसके प्रोटेस्ट में जो होता है हमारे देश के जो रेलवे कर्मचारी होते हैं वो सरकार के खिलाफ जो होता है एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट होता है लॉन्च कर देते हैं। जितने भी रेलवे कर्मचारी होते हैं उन सब ने जो था आंदोलन जो था उन सब ने भी जो था प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे भी जो था इंदिरा गांधी जी काफी जी परेशान हो जाती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं एक तरफ रेलवे के कर्मचारी हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो पब्लिक है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, स्टूडेंट है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के जो तरीके के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चारों तरफ इकोनॉमी और सोसाइटी को लेकर के लोग जो होता है वो कांग्रेस पार्टी से दुखी हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों को रोकने के लिए इंदिरा गांधी जी ने एक स्विच बटन चुना और वो स्विच बटन था इमरजेंसी। क्योंकि वैसे तो हटा नहीं सकती थी, अगर समझाने जाती तो हटा नहीं सकती थी, कितने लोगों को समझाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया एक स्विच बटन दबाने को, और वो स्विच बटन था इमरजेंसी, और सबको एक साथ जो था इन्होंने चुप करवा दिया। ठीक है, अब हम जो था डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा अगला टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, अब बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। इसके अंदर क्या था उसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो 1960s और 70s का डिकेड रहा है, ठीक है, 1960 और 1970 का जो दशक रहा है, इस दशक के दौरान, ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे देश में जो जुडिशरी है, या फिर आप सिंपली कह सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो भारतीय सरकार है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, उसके बीच में जो था इस टाइम पीरियड के दौरान एक बहुत ही बड़ा वॉर, आप कह सकते हो एक बहुत ही बड़ी बैटल जो थी वो चल रही थी। ठीक है, दोनों के बीच में जो था हमारे जो दोनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, दोनों के बीच में जो था बैटल, आप कह सकते हो दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी बैटल जो थी चल रही थी, और ये बैटल जो थी वो सुप्रीमेसी के लिए चल रही थी। ठीक है, ये बैटल जो थी बेसिकली सुप्रीमेसी के लिए चल रही थी, कौन ज्यादा जो था सुप्रीम है ये दिखाने की बैटल जो थी वो यहाँ पे 60s और 70s के दशक में चल रही थी। अब इसको हम यहाँ पे होता है थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होता है बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपको वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा तो आप इस जो ये टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। देखिए, होता क्या है कि आप सबको पता है कि 60s के दशक में, 70s के दशक में और इससे पहले भी जो भारतीय सरकार जो थी उसने एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को जो था इंप्लीमेंट किया था, और वो प्रोग्राम था लैंड रिफॉर्म का। ठीक है, लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम को जो था इंप्लीमेंट किया था हमारी भारतीय सरकार ने, और इस प्रोग्राम के तहत जो था वो ये था कि ऐसे लोग जो थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, ठीक है, 400 एकड़ 500 एकड़ ऐसी जो जमीनें हुआ करती थी बहुत सारे लोगों के पास, उनसे जमीनें लेकर के जो सरकार जो थी वो ऐसे लोगों को जमीनें दे दिया करती थी जिनके पास जमीनें नहीं थी, ठीक है, या फिर बहुत कम जमीनें हुआ करती थी, उसको जो थे जमीनें दे दिया करती थी सरकार ऐसे लोगों से लेकर के जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, ताकि हमारे देश के अंदर जो जमीनें हैं, जो लैंड है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वली हो सके और लोगों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इंप्रूव हो सके। ये प्रोग्राम जो थे हमारे देश की सरकार जो थे वो चला रही थी, 50s के बाद में जो था चलाना शुरू कर दिया था। अब इसमें जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आता है, ठीक है, ये जो लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम जो सरकार चला रही थी इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आता है, और वो इंटरेस्टिंग मोड जो था वो था गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए, मैं आपको सारी चीजें जो होता नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक समरी जो होता है दे दूंगा ताकि आप जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप अच्छी तरीके से जो होता समझ पाए। ठीक है, गोलकनाथ केस से पहले भी जो था बहुत सारे केस जो था आए थे, ठीक है, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, ठीक है, लेकिन इस केस के बारे में हमको जानना, और एक और केस है उसके बारे में जानना जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी को इसको समझने के लिए। ये इंटरेस्टिंग मोड जो होता है लैंड रिफॉर्म जो प्रोग्राम सरकार चला रही थी उसमें इंटरेस्टिंग मोड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया वो इंटरेस्टिंग मोड था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, स्टेट ऑफ पंजाब 1967। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो पंजाब की सरकार होती है, अभी मैंने आपको बताया लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम जो था वो हर जगह चल रहा था। पंजाब की सरकार जो थी वो एक एक्ट पास करती है, यही लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक एक्ट पास करती है, जिसमें क्या होता है, दो ब्रदर होते हैं, एक का नाम होता है हेनरी गोलकनाथ और एक का नाम होता है विलियम गोलकनाथ। ठीक है, दो भाई होते हैं हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इन दोनों के पास जो है लगभग कोई 500 एकड़ के पास जो है जमीन होती है,
ठीक है, इनके पास जो होता है कोई 500 एकड़ की जमीनें होती है। सरकार जो होती है वो इनकी जमीनें ले लेती है, पंजाब की सरकार, और इनको बदले में जो होता है कोई 30 एकड़ के पास जो होता है जमीनें दे देती है। ठीक है, पंजाब की सरकार जो होती है वो कहते हैं कि हम आपसे सारी जमीनें जो होता है ले रहे हैं, और ये जमीनें हम उन सारे लेबर्स को, उन सारे लोगों को दे देंगे जिनके पास कुछ भी जो होता है कोई भी जमीन नहीं है या फिर बहुत थोड़ी जमीन है। तो और इनको बदले में जो होता है इनकी जो जमीन थी 500 एकड़ की जमीन, वो 500 एकड़ से बदल करके 30 एकड़ या फिर 40 एकड़ के आसपास जो होते पहुंच गई। तो अब ये लोग जो होता है इनको बहुत ज्यादा बेकार जो होता लगता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी बेकार लगेगा। ठीक है, इतनी ज्यादा जमीन किसी की छीन करके अगर इतना कम कर दिया जाए तो फिर अब देखिए, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये उस समय हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इस समय हमारा प्रेजेंट टाइम में हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। आपके लिए जो होता है एक सवाल है कि बताइए जो फंडामेंटल राइट है ये राइट टू प्रॉपर्टी का, इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटाया गया था? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। देखिए, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी जो था एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो हेनरी और विलियम गोलकनाथ थे, इन दोनों ने जो था जो पंजाब की जो हाईकोर्ट थी, ठीक है, पंजाब की जो हाईकोर्ट थे यहाँ पे पिटीशन दायर कर दिया। भाई राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 का जो था इन्होंने यूज किया। इन्होंने कहा आप तो हमारे जो ये फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, इसका वायलेशन कर रहे हो। हमारे पास पूरा अधिकार है, हम कितनी भी जमीनें रख सकते हैं, फंडामेंटल राइट है, आप हमारे इस राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन कर रहे हो। इन्होंने पंजाब हाईकोर्ट में जो था केस दायर कर दिया, पिटीशन जो था दायर कर दिया अपने आर्टिकल 32 के अनुसार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। पंजाब हाई कोर्ट से फिर ये केस जो होता है पहुंच जाता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके फिर जो होता है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ी टजल जो होती है वो चलती है, एक बहुत ही बड़ी वॉर जो होती है इन दोनों के बीच में चलती है। अब देखिए इस वॉर में, ठीक है, ये जो गोलकनाथ केस था इसमें इसकी वजह से जो जुडिशरी होती है और जो पार्लियामेंट होती है, इन दोनों के बीच में जो होता है बहुत सारे सवालों को लेकर के झगड़ा आ जाता है। ठीक है, झगड़ा क्या हो जाता है मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में इस गोलकनाथ केस के वजह से जो होता है वो बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं। ठीक है, इश्यूज कौन कौन से अराइज होते हैं? पहला इश्यू जो होता है वो ये होता है कि क्या जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है क्या ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको एब्रिज कर सकती है? क्या जो पार्लियामेंट है वो इन फंडामेंटल राइट्स को जो होता है एब्रिज कर सकती है? देखिए अभी राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा फंडामेंटल राइट था, तो सवाल यहाँ पे जो था उभर करके ये आया कि क्या पार्लियामेंट जो होती है हमारी जो फंडामेंटल राइट हमारे हैं क्या इनको एब्रिज कर सकती है, क्या इनको जो था बदलाव कर सकती है? पहला सवाल जो था वो ये था। ठीक है, दूसरा सवाल जो था देखिए वहां पे वो ये भी था कि क्या ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट है क्या इसको कर्टेल किया जा सकता है अमेंडमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा? क्या ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको पार्लियामेंट अमेंडमेंट के द्वारा कर्टेल कर सकती है? ये तीसरा जो था सवाल था। ठीक है, इस केस में ये तीसरा जो था इशू भर करके आया। चौथा जो था वो ये था कि क्या पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो डीपीएसपी है हमारा, ठीक है, जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है, इसको इफेक्ट में लाने के लिए क्या वो हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको एब्रिज कर सकती है? ये तीन इश्यूज जो थे वो इस केस में उभर करके आते हैं। ठीक है, होता क्या है जो गोलकनाथ केस, ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस होता है, इसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है वो जजमेंट पास करती है। जजमेंट क्या पास करती है कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो साफ कह देती है कि नहीं, पार्लियामेंट जो होती है वो पार्लियामेंट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको एब्रिज नहीं कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट हमारे जो है हमारे फंडामेंटल राइट को बदल नहीं सकती है, उसमें संशोधन जो होता है नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ इसमें जो होता है इस केस में जो था पार्लियामेंट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो था ये भी कहा था कि पार्लियामेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है। ठीक है, जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था 1967 का, इसमें पार्लियामेंट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे संविधान के किसी भी भाग को होता है उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। समझ में आया? उसके साथ साथ जो था इसमें यह भी कहा गया कि नहीं, आप जो है
जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको भी जो होता है पार्लियामेंट कर्टेल नहीं कर सकती है। ये भी जो था पार्लियामेंट ने जो था सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो था कहा। तीसरी बात जो ये तीसरा सवाल था कि क्या पार्लियामेंट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को होता है इंप्लीमेंट करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए क्या फंडामेंटल राइट में जो होता है बदलाव कर सकती है, क्या फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो था ये मना कर दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो होती हैं, ठीक है, इसको इफेक्ट करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट में लाने के लिए फंडामेंटल राइट को होता है बदलाव जो होता है या फिर उसको कर्टेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप मान लो जो होता है किसी के पास, ठीक है, सरकार जो है वो ये कभी नहीं कर सकती है कि वो लोगों से जमीनें छीन करके अलग अलग लोगों में बांटना शुरू कर दे और ये कहे कि नहीं नहीं हम तो पॉवर्टी मिटाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कुछ सरकार की जो होता है कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए उन सारी चीजों को बताया गया है। ठीक है, उसमें जो होता है जैसे पॉवर्टी को हटाना, इकोनॉमी को, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना, ये सारी चीजें जो होती है वो डीपीएसपी के अंदर बताई गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो होता है यहाँ पे ये साफ तौर से कह दिया कि आप जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी जो है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप जो होता है वो ये कहो, अगर आप लोगों से जो होता है जमीनें छीनो, ठीक है, आप लोगों की जो होता है जमीन छीन लो, ठीक है, आप लोगों की अगर जमीनें छीनो और उसको लोगों में जो होता है बांटो और आप फिर ये कहो कि नहीं नहीं हम तो जो होता है पॉवर्टी मिटाने के लिए देश में जमीनें बांट रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा जो होता है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा जो होता है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप फंडामेंटल राइट को जो होता है कर्टेल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को या फिर किसी दूसरे वेलफेयर प्रोग्राम को चलाने के लिए। ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो था सुप्रीम कोर्ट ने जो था जजमेंट इस गोलकनाथ केस में पास कर दिया। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने जो था यहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया इसकी वजह से एक तरीके से पार्लियामेंट की जो पावर जो थी, ठीक है, पार्लियामेंट की जो पावर थी अमेंडमेंट की, पार्लियामेंट की जो संशोधन की जो पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके ऊपर एक तरीके से फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, ये तो रुक गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि नहीं पार्लियामेंट संविधान में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन ये बैटल जो होती है यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये बैटल पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के बीच में यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये बैटल अभी और आगे जाती है। ये तो अभी मैंने आपको गोलकनाथ केस बताया, ये बैटल अभी और आगे जाती है। अब इंदिरा गांधी जी जो होती है वो भी शांत नहीं बैठती हैं। इंदिरा गांधी जी जो होती हैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को बाईपास करने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग को होता है वो अमेंड नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, इसको बाईपास करने के लिए इंदिरा गांधी जी 24th अमेंडमेंट लेकर के आती हैं, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आती हैं, जिसमें जो होता है ये कहा जाता है कि नहीं पार्लियामेंट जो होती है वो संविधान के किसी भी भाग को अमेंड कर सकती है। ऐसा जो होता है 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी जी होते हैं जी वो 25th अमेंडमेंट भी लेकर के आती हैं और इस 25th अमेंडमेंट के तहत इन्होंने ये कह दिया कि हम किसी भी भारतीय नागरिक की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम ले सकते हैं। ये दोनों चीजें भी जो गोलकनाथ केस में जजमेंट पास हुआ था उसमें मना किया गया था, लेकिन उस डिसीजन को बाईपास करने के लिए गोलकनाथ केस के उसको बाईपास करने के लिए 24वां और 25वां संशोधन लेकर के आती हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया कि हम पार्लियामेंट के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं और हम किसी भी इंडियन सिटीजन की प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अब ये टजल जो होता है दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है और फिर आता है हमारे भारत की राजनीति का सबसे लैंडमार्क केस, सबसे लैंडमार्क केस आता है जिसका नाम होता है केशवानंदा भारती केस। ठीक है, केशवानंदा भारती केस आता है। अब ये लैंडमार्क केस क्यों था इसको भी मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है कि मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूं कि केशवानंद जी महाराज, ठीक है, मतलब एक ये बेसिकली केरला के अंदर एक एडनीर मठ होता है। ठीक है, मठ के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, एक एडनीर नाम का एक मठ होता है। ठीक है, एक वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है एक तरीके का, वहां की जो होता है ये हेड होते हैं। ये जो एडनीर मठ होता है इसके पास बहुत सारी जमीनें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी रिलीजियस, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे धार्मिक स्थल जो होता है उनकी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं। तो वैसे ही ये जो धार्मिक स्थल था, ठीक है, जो एडनीर मठ था जिसके हेड केशवानंदा भारती जी हुआ करते थे, इनके पास जो होता है बहुत सारी जमीनें होती हैं। ठीक है, ये जो धार्मिक स्थल होता है इसकी बहुत सारी जमीनें होती हैं। इसको हड़पने के लिए जो केरला की सरकार होती है वो एक लॉ पास कर देती है कि हम जो होता है ये जो आपकी जो ये जमीन है, ये जो मठ है इसकी जो जमीन है इसको होता है हम एक्वायर कर लेंगे।
ठीक है, इसको एक्वायर करने के लिए एक लॉ पास कर देती है। अब आपको पता होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 26 जो है, ठीक है, आर्टिकल 26, वो हमारे भारत के किसी भी कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, या फिर कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको अपना धर्म वगैरह जो है, ठीक है, धर्म वगैरह जो है उसको प्रोफेस करने की होता है, आजादी देता है कि हम कोई भी धर्म जो होता है वो अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे जो रिलीजियस जो भी चीजें हैं, चाहे वो हमारा धर्म हो, धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, उन सबको मैनेज जो होता है कर सकते हैं। ये राइट हमारा जो होता है आर्टिकल 26 हमको देता है। अब यहाँ पे जो होता है स्टोरी में, ठीक है, ये जो केशवानंद भारती के स्टोरी के जो हीरो होते हैं, ठीक है, नाना जी, ये पालखीवाल साहब होते हैं, ठीक है, पालखीवाल साहब होता है इनका। ये एक बहुत ही बड़े सीनियर लॉयर होते हैं हमारे देश के, बहुत ही सीनियर लॉयर होते हैं। ये केशवानंद भारती जी को जो होता है वो एडवाइस देते हैं कि आप जो है आर्टिकल 26 के तहत, जो कि आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी जो जमीनें वगैरह हैं उनको अपने पास जो होता है वो रख सकते हो, उसको आपसे सरकार जो ले नहीं सकती है। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो केरला हाईकोर्ट के अंदर, ठीक है, केरला हाईकोर्ट के अंदर जो होता है एक पिटीशन दायर कर देते हैं, ठीक है। जो केरला की सरकार होती है उसको चैलेंज करने के लिए केरला जो हाईकोर्ट होती है वहां पे एक पिटीशन दायर कर देते हैं। केरला से फिर ये मुद्दा जो होता है पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर वहां पे जो होता है 68 दिन तक जो होता है यहाँ पे हेयरिंग चलती है, ठीक है, 68 दिन तक जो होता है सुनवाई चलती है, ठीक है, जो कि अब तक की सबसे लंबा दिन रहा है, ठीक है। अगर किसी केस का भारत के अंदर अगर कोई केस रहा है जिसमें सबसे ज्यादा लंबे दिनों तक सुनवाई चली है तो केशवानंद भारती केस ही रहा है, ठीक है, 68 दिन तक यहाँ पे होता है सुनवाई चलती है। और फाइनली जो होता है 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल को जो होता है 1973 को, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को जो होता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, ठीक है। 13 बेंच की जो होता है यहाँ पे, ठीक है, 13 बेंच की जजेस की जो होती है, ठीक है, 13 जजेस की एक बेंच बैठती है, ठीक है, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट बेंच रही है, ठीक है। 13 जज जो होता है यहाँ पे बैठते हैं और 13 जज जो होता है यहाँ पे 7:6 इसके रेशियो में होता है, 7:6 के रेशियो में यहाँ पे जजमेंट जो होता है सुनाते हैं। और उस जजमेंट में जो था, जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जज होते हैं, ठीक है, 7 जज जो होते हैं ये केशवानंद भारती के फेवर में बोलते हैं कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है ये संविधान के किसी भी भाग को जो होता है वो अमेंड कर सकती है, ठीक है। ये जो जजमेंट यहाँ पे दिया गया था वो जो प्रीवियस जजमेंट था गोलकनाथ केस का, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि किसी भी बात को अमेंड नहीं कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे जो केशवानंद भारती केस में जो जजमेंट दिया वो दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान के किसी भी भाग को अमेंड जो होते वो कर सकती है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन जो था लगाए। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान का, ठीक है, जो मूलभूत ढांचा जो है हमारे संविधान का, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, ठीक है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है, ठीक है, जो मूल ढांचा है हमारे संविधान का, जो हमारे संविधान की पहचान है, ठीक है, हमारे संविधान की पहचान क्या है, जैसे सेक्युलरिज्म है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, ये सारी चीजें जो है उसमें जो होता है संविधान में, उन सारी चीजों में, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे संविधान के, उसमें जो है पार्लियामेंट कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन सी चीजें जो होती है बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, ये पावर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख ली, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर संविधान के कौन कौन से प्रोविजन आते हैं वो हम डिसाइड करेंगे, वो पार्लियामेंट डिसाइड होता नहीं करेगी, ठीक है। जैसे आपका सेक्युलरिज्म का जो प्रोविजन है, सेक्युलरिज्म जो है ये जो आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। रूल ऑफ लॉ का जो प्रोविजन है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब भारत के अंदर एक आजाद जो होती है वो न्यायपालिका होगी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है। ये जजमेंट जो होता है वो केशवानंद भारती केस में दिया जाता है। अब यहां पे क्या होता है, फिर से जो इंदिरा गांधी जी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से भी नाखुश हो जाती है। और इस तरीके से इंदिरा गांधी जी जो होती है वो किसी तरह जो होती है लगी होती है, एक बार फिर से, कि इंदिरा गांधी जी होता है ट्राई कर रहे होते हैं कि किसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बाईपास कर जाए, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि जो इंदिरा गांधी जी जो है उनके जो डिसीजन है, उनके जो फैसले हैं, उनके ऊपर बार बार जो सुप्रीम कोर्ट है वो रोक लगा रही है, ठीक है। जो वो करना चाह रही है उसके ऊपर बार बार सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की जो है वो रोक लगा रही है, वो पूरी तरीके से उसको कर नहीं पा रही है। इंदिरा गांधी जी जो होते हैं जो करना चाहती है वो कर नहीं पा रही है, जो भी वो कानून ला रही है, जो भी कदम उठा रही है उसके ऊपर बार बार सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो रोक लगा दे रहा है।
तो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो इंदिरा गांधी जी जो होते हैं उनको इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, वो सोच रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम इस सुप्रीम कोर्ट को भी जो होता है अपने रास्ते से हटा दें। ठीक है, वो कोई एक आइडिया ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे हम इस सुप्रीम कोर्ट को अपने रास्ते से होता हटाएं। ठीक है, और उनको रास्ता मिल भी जाता है, और वो रास्ता क्या होता है अभी हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, केशवानंदा भारती केस का जब जजमेंट होता है वो पास होने के बाद, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को, जो उस समय के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, सीकरी साहब होते हैं, ठीक है, शायद, ठीक है, सीकरी साहब होते हैं, उस समय के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो हो जाते हैं रिटायर। उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ये जो केशवानंदा भारती केस होता है इस पे जजमेंट पास करने के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई की जो पोस्ट होती है हो जाती है खाली। अब इंदिरा गांधी जी जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो एक कमिटेड जुडिशरी जो होता है बिल्ड कर सकें। ठीक है, कमिटेड जुडिशरी मतलब कि क्या, एक ऐसी न्यायपालिका जो कि पार्लियामेंट के जो होता है कहने पे काम करे। ठीक है, इंदिरा गांधी जी किसी तरीके से कोशिश कर रही थी कि वो एक ऐसी जुडिशरी को होता है बिल्ड कर सके जो कि उनके कहने पे काम करे, अपने कहने पे काम ना करे। ठीक है, एक ऐसी जुडिशरी वो चाहती थी जो उनके कामों में टांग ना अड़ाए, ठीक है, इंटरप्शन बार बार ना करे, जैसा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो था वो कर रही थी। तो अब उनको जो होता है एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या होता है, देखिए, सीजीआई की पोस्ट जो होता है हो जाती है खाली। अब सुप्रीम कोर्ट में जो होता है एक तरीके का कस्टम रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है एक तरीके की प्रथा फॉलो की जाती है। ठीक है, और ये प्रथा जो होती है वो ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वही जो है सीजीआई बन जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वही जो होता है ऑटोमेटिकली सीजीआई बन जाएगा। यानी कि जो सीजीआई होता है, इसको जो सीजीआई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल के अनुसार बनता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीजीआई बनते हैं वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल के आधार पर बनते हैं, जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा वो सीजीआई बन जाएगा। अब उस समय इंदिरा गांधी जी जो होती हैं ये जो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल होता है इसको साइड लाइन कर देती हैं। ठीक है, इसको हटा देती हैं, इस साइड ये जो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल होता है इसको फॉलो नहीं करती हैं। और उस समय एएन रे जो कि इंदिरा गांधी जी के बहुत ही खास जो होते हैं वो वकील होते हैं, ठीक है, उनके बहुत ही जान पहचान के होते हैं, इनको जो होता है सीजीआई बना देती हैं। और मजे की बात जो होती है वहां पे ये होती है कि एएन रे जो होते हैं इनको सीजीआई बनाया जाता है 3 जजेस को बाईपास करके। ठीक है, जो एएन रे होते हैं इनसे भी 3 जजेस जो होते हैं वो ऑलरेडी सीनियर होते हैं। ठीक है, जो एएन रे होते हैं जिनको चीफ जस्टिस बनाते हैं इंदिरा गांधी जी 1973 के अंदर, ऑलरेडी इनसे 3 सीनियर जजेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन उन तीनों सीनियर जजेस को होता है बाईपास करके, ठीक है, उन तीनों सीनियर जजेस में से किसी को भी सीजीआई ना बना करके इंदिरा गांधी जी जो होते हैं एएन रे जो कि इनके जान पहचान के होते हैं इनको बना देती हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ताकि जो जुडिशरी है वो इंदिरा गांधी जी के कामों में होता है टांग ना अड़ा सके। ठीक है, वो आसानी से होता है काम कर सके, वो एक कमिटेड जुडिशरी जो होता है बिल्ड कर सके। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, बोर्ड में लिखिएगा, बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, वो कमिटेड जुडिशरी बिल्ड कर सके, इसलिए एएन रे को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देती है। अब जब ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर कर देती हैं तो ये जो तीनों जजेस थे जिनको बाईपास जो था इंदिरा गांधी जी ने किया था, ये तीनों जजेस जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन दे देते हैं। अब जब ये रिजाइन दे देते हैं तो देश के अंदर होता है बवाल खड़ा हो जाता है। ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं वो इसको मुद्दा बना लेते हैं और इंदिरा गांधी जी के ऊपर प्रेशर जो होता है क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक जो होता है यहाँ पे एक और मुद्दा आ जाता है जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी और परेशान हो जाती हैं। पहले तो ये था कि जो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर किया इंदिरा गांधी जी ने, जिसकी वजह से इनको फिर से अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर से जो होता है इंदिरा गांधी जी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा यहाँ पे जो होता है दूसरा यहाँ पे एक और यहाँ पे जो होता है कारण होता है जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी जो होते हैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं और वो इमरजेंसी पोस्ट कर देती हैं। और वो इमरजेंसी पोस्ट करने का कारण क्या था कि 1975 के अंदर, ठीक है, पूरी डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 12 जून 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था 1971 का, ठीक है, 1971 में जो इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा था उसको 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होते हैं जिनका नाम होता है जगमोहन लाल सिन्हा, ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, 12 जून 1975 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो जज होते हैं जगमोहन लाल सिन्हा जी, इन्होंने इंदिरा गांधी जी का जो 1971 का इलेक्शन था इसको इनवैलिड घोषित कर दिया, इसको अवैध जो था घोषित कर दिया। ये अवैध घोषित क्यों किया था वो भी आप सब सुन लीजिए। देखिए 1971 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा था तो इनके सामने जो था, जो इंदिरा गांधी जी के सामने जिस अपोजिशन कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था उनका नाम था राज नरेन। ठीक है, राज नरेन, ये अभी मैंने आपको बताया अपोजिशन मेंबर थे इंदिरा गांधी जी के, एक सोशलिस्ट लीडर भी थे उसके साथ साथ। ये इन्होंने क्या किया, जब ये 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी के मुकाबले में चुनाव हार जाते हैं तब ये पहुंच जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट, और इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर के जो इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था 1971 का, इसको चैलेंज कर दिया। ठीक है, इसको चैलेंज कर दिया, इसके खिलाफ जो था एक पिटीशन दायर कर दिया, और इन्होंने जो था उसमें कहा, ठीक है, इन्होंने जो था इस पिटीशन में कहा कि इंदिरा गांधी जी ने जो 1971 का चुनाव लड़ा है इसमें इन्होंने जो होता है इस 1971 के चुनाव में इन्होंने इल्लीगल प्रैक्टिसेस को, ठीक है, इल्लीगल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके इन्होंने 1971 के चुनाव को जीता है। ठीक है, अवैध तरीके के कार्य करके इंदिरा गांधी जी ने 1971 के चुनाव को जीता है। इन्होंने इसमें कहा कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनकी सर्विसेज को, ठीक है, इनकी सर्विसेज को इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज किया है, जो कि एक इलीगल प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इन्होंने जो था पिटीशन दायर कर दिया और इन्होंने ये कह दिया कि जो इंदिरा गांधी जी जो है इन्होंने 1971 के चुनाव में जो कैंपेन कर रही थी, इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, उसमें इन्होंने जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके सर्विसेज को यूज किया है, जो कि एक इलीगल प्रैक्टिस है। इस पिटीशन के ऊपर 1975 में जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं जगमोहन लाल सिन्हा जी, उन्होंने जजमेंट पास कर दिया और जजमेंट जो था पास किया फाइनली 12 जून 1975 को, और इंदिरा गांधी जी का जो 1971 का चुनाव था इसको इनवैलिड घोषित कर दिया, उसको अवैध घोषित कर दिया। इस अवैध घोषित करने से हुआ क्या, जब इंदिरा गांधी जी का चुनाव जो था ये इनवैलिड घोषित हो गया, इसके इनवैलिड होते ही इंदिरा गांधी जी की जो मेंबरशिप थी पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप थी वो चली गई। ठीक है, जब ये जजमेंट पास हुआ, इस जजमेंट के पास होते ही इंदिरा गांधी जी की जो मेंबरशिप जो थी वो पार्लियामेंट की वो चली गई। और आप सबको पता है कि हमारे देश में अगर कोई भी मिनिस्टर होता है, ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई दूसरा भी मिनिस्टर क्यों ना हो, डिफेंस मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर, तो उस मिनिस्टर का जो होता है अपनी पोजीशन को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, मंत्री वगैरह बने रहने के लिए ये जरूरी होता है कि आपके पास पार्लियामेंट की मेंबरशिप जो होता है वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मंत्री मंडल में टिके रहने के लिए आपके पास, ठीक है, अपनी जो ऑफिस होता है उसको बचाए रखने के लिए आपके पास पार्लियामेंट की मेंबरशिप होता है जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप मिनिस्टर बना देते हो और उसके पास पार्लियामेंट की मेंबरशिप नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी एक हाउस की मेंबरशिप को एक्वायर करना होता है, वरना 6 महीने में जो मंत्रालय आपने उसको दिया है वो उससे ले लिया जाता है। तो अब इंदिरा गांधी जी जो थे इनकी मेंबरशिप पार्लियामेंट की चली गई थी और इनको भी 6 महीने के अंदर लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना था, वरना इनके हाथ से जो प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी जो थी वो चली जाती। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत बड़ी जो थी समस्या खड़ी हुई। तो अब होता क्या है कि 24 जून 1975 को 25 जून 1975 को क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है यहाँ पे A.N. रे मौजूद ही है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के जो चीफ जस्टिस यहाँ पे मौजूद ही हैं। तो 24 जून 1975 को क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने इंदिरा गांधी जी को थोड़ी सी जो था, ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, ठीक है, हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर था जो पास किया गया था 12 जून 1975 को, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने 24 जून 1975 को पार्शियल स्टे लगा दिया। ठीक है, इसके ऊपर स्टे लगा दिया, स्टे मतलब पूरी तरीके से स्टे नहीं लगा था, पार्शियल स्टे लगाया था। पार्शियल स्टे मतलब कि ये था कि इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने ये कहा कि चलिए ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी जो है, इंदिरा गांधी जी की जो पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है, पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है, ठीक है, पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है वो तो बची रहेगी, लेकिन इंदिरा गांधी जी लोकसभा के प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। थोड़ी सी इनकी राहत जो थी मिल गई। ठीक है, इनको कह दिया गया कि ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो होते हैं वो लोकसभा की प्रोसीडिंग जो होती हैं, जो भी होती हैं,
उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी जी की जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो रद्द नहीं हो रही है, ठीक है, हम उसको रद्द नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है राहत इंदिरा गांधी जी को मिल जाता है। तो अब आप यहाँ पे होता है इमेजिन करिए 24 जून 1975 इंदिरा गांधी जी का चुनाव जो था वो इलीगल, ठीक है, इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए। इमरजेंसी 1975, अभी तक आपने देखा कि हमारे पूरे देश की जो पब्लिक है, जो जनता है पूरे देश की, वो सोशल और इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से इंदिरा गांधी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं सब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा जयप्रकाश नारायण वगैरह ये सब, ठीक है। अपोजिशन पार्टियां जो थी वो तो कांग्रेस के खिलाफ जो था, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो था प्रोटेस्ट कर रही थी, जिसमें लीडिंग हीरो जो थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे। इसके साथ साथ अभी आपने देखा कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी भी जो था इंदिरा गांधी जी को काफी ज्यादा तंग की हुई है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी जो था वो जुडिशरी से भी जो था काफी ज्यादा परेशान है, ठीक है। चारों तरफ से जो था इंदिरा गांधी जी जो था वो घिरी हुई है, ठीक है, अपने इलीगल कामों की वजह से। और इसके साथ साथ जो था इसमें टर्निंग पॉइंट ये आता है कि मैंने आपको जो था बताया था, इसमें टर्निंग पॉइंट जो था वो आता है कि 25 जून 1975 को होता है जो जगमोहन लाल मैं कह रहा हूं, जो जयप्रकाश नारायण जी जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने दिल्ली के अंदर जो था पार्लियामेंट के सामने जो था बहुत बड़ी रैली भी जो था वो की थी, ठीक है। ये रैली जो था इन्होंने की थी, उसमें क्या होता है कि जो जयप्रकाश नारायण जी जो होते हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने जो था इन्होंने हमारे देश की जो पुलिस थी, हमारे देश की जो आर्मी है और हमारे देश के जो दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनसे जो था एक अपील की थी। जो जयप्रकाश नारायण जी जो थे, जो स्टूडेंट बिहार के स्टूडेंट जो थे उनके मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जिनके साथ बहुत सारी दूसरी अपोजिशन पार्टियां जो थी, इन्होंने जो था जो हमारे देश की पुलिस है, जो आर्मी है या फिर दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनसे जो था एक अपील किया था कि आप सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, उसके किसी भी जो होता है ऑर्डर को जो कि इलीगल हो या फिर इमोरल हो उसको फॉलो मत कीजिए। जयप्रकाश नारायण जी ने जो था कहा कि ऐसा कोई भी डिसीजन जो कि इलीगल है या फिर इमोरल है, जो कि सरकार के द्वारा किया गया है, आपको उसको फॉलो करने की जो होता है जरूरत नहीं है। यही जो होता है हमारा इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का क्लाइमेक्स पॉइंट बन जाता है। वैसे तो बहुत सारे रीजन थे इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के, लेकिन जो सबसे फाइनल रीजन होता है, ठीक है, जो सबसे फाइनल रीजन होता है वो यही होता है। अब इंदिरा गांधी जी जो होते हैं वो कह देती हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गया है, हमारे देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गया है, ठीक है। जो जयप्रकाश नारायण है, जो इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने हमारे देश की जो पुलिस है, आर्मी है, इससे ये अपील कर ली है कि आपको सरकार की जो है बात मानने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो पुलिस आर्मी है ये सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह भी कर सकती है, ठीक है। हमारे देश के अंदर विद्रोह होने के जो बहुत सारे चांसेस हैं, और इसी की वजह से इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इमरजेंसी जो थी वो 25 जून 1975 को घोषित कर दिया। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि इमरजेंसी जो होती है वो 3 ग्राउंड पे होता है घोषित किया जाता है। पहला तो होता है वॉर, जब किसी के साथ युद्ध हो, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा जो होता है आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है नोट करने वाली वो ये है कि ये जो आर्म्ड रेबेलियन टर्म है इसको 1978 के बाद जो ऐड किया गया है, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इससे पहले जो था, ठीक है, ये आर्म्ड रेबेलियन जो वर्ड है इसको 1978 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। इस आर्म्ड रेबेलियन के जगह पे पहले 1978 के पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम जो होता है वो ये है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस ये है क्या, इसको डिफाइन नहीं किया गया कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इमरजेंसी को डिक्लेयर करना इलीगल क्यों कहा गया था, क्योंकि ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म है इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस से मतलब क्या होता है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। क्या जो पार्लियामेंट है उसमें जो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें, उसको हम इंटरनल डिस्टर्बेंस कहेंगे, या फिर हमारे देश की जो सेना होती है वो विद्रोह कर दे, उसको हम इंटरनल डिस्टर्बेंस कहेंगे, या फिर पुलिस जो होता है वो विद्रोह कर दे, क्या हम उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कह दें।
ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है क्या, इंटरनल डिस्टर्बेंस हम किस सिचुएशन को कहेंगे, ये जो होता है कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया था, और इंदिरा गांधी जी ने जो था इसी का फायदा उठाया। इंदिरा गांधी जी ने कह दिया कि हमारे देश के अंदर जो पुलिस है, आर्मी है, जिससे जयप्रकाश नारायण जी ने अपील की है कि उनके ऑर्डर को मत मानिए, इससे हमारे देश की जो यूनिटी है, हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, उसके अंदर खतरा आ गया है, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गया है, इंटरनल डिस्टर्बेंस सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और इसका फायदा उठा करके उन्होंने इमरजेंसी जो था वो लगा दिया। पहला तो कारण ये था कि ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है जो कि कहीं डिफाइन नहीं है, ये एक तरीके का एक वैग्यू है, एक वैग्यू टर्म है, वैग्यू मतलब कि धुंधला सा है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, इसका फायदा उठाया उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। दूसरा कारण जो था जिसके वजह से इस इमरजेंसी को जो होता है इलीगल माना जाता है, वो ये था कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था ये कैबिनेट, जो कैबिनेट होती है उससे बिना पूछे किया गया था, ठीक है। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी जी जो होते हैं वो खुद जो उस समय के प्रेसिडेंट होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद खान, उनको रिकमेंड करती हैं कि आप जाइए और प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी है देश के अंदर उसको इंपोज कर दीजिए। लेकिन ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी इंदिरा गांधी जी ने, उसके लिए इन्होंने कैबिनेट से कोई भी वार्तालाप, कैबिनेट से परमिशन जो था उन्होंने नहीं लिया था, कैबिनेट को बाईपास करके किया था। तो पहला तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसका फायदा उठाया, और दूसरा ये कैबिनेट को बाईपास किया इन्होंने, इसी की वजह से इस इमरजेंसी को होता है इलीगल माना जाता है। अब हम आगे जो होता है कॉन्सिक्वेंसेस को होता है डिस्कस करेंगे इमरजेंसी के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको होता है ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये जो केसेस मैंने आपको बताया गोलकनाथ का, ये आपको कुछ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, आपको कुछ भी जो होता है उसमें से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको होता है सिर्फ वही लिखना जो आपके बुक के अंदर दिखा गया है, बल्कि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में आखिरकार लड़ाई क्यों हुई और वो सॉल्व कैसे हुई, किन किन मुद्दों को लेकर के लड़ाई हुई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।